कभी कभी किसी गांव की शांत मिट्टी में कुछ ऐसी कहानियां छुपी होती हैं जो दिखाई नहीं देती, पर हवा की धीमी सरसराहट में सुनाई दे जाती है। कहानियां किसी बच्चे की अधूरी पुकार की, किसी मां की थकी हुई प्रार्थना की, और उस रोशनी की जो बुझी नहीं थी, बस छिप गई थी। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, धीमी, कोमल, रहस्यमयी, जैसे किसी पुरानी दीवार में कैद एक ऐसी सांस जो वर्षों बाद आखिरकार बाहर आने की हिम्मत जुटा पाती है। आइए धीरे धीरे इस सफर में मेरे साथ चलिए। सुकर्मा और सरलता का वरदान। धीरे से कहा गया एक सच जो किसी पुरानी दीवार की दरार की तरह अंदर उतर जाए और चुपचाप फिर उभर आए। गांव का नाम छोटा था, नीम गांव, पर उसकी हवा बड़े किस्सों जैसी गहरी थी। सुबह की धूप जब खिड़की की पुरानी लकड़ी पर पड़ती तो उस पर सूखे धूल के कण नाचते हुए दिखते, मानो हर कण किसी बीते हुए दिन की चिट्ठी पढ़ रहा हो। सुकर्मा का घर रास्ते के मोड़ पर था। टूटी फूटी ईंटों के बीच एक छोटा आंगन जहां एक पुराना पलंग रखा था और उसके पास एक टूटा हुआ पीतल का कलछी जिसमें कभी किसी के हाथों की खुशबू रही होगी। सरलता, सुकर्मा की बहन, जो हमेशा चुपचाप मुस्कुराती, उसकी आंखों में कुछ ऐसा लगा जो अक्सर लुका छिपी करता था। एक अलग तरह की पवित्र उम्मीद। सुकर्मा का दिन मजदूरी में बीतता। उसकी हथेलियां थकी हुई, पर आंखों में एक अजीब सी तेजी थी, जैसे रात के ऊपर चांद की एक पतली सी किरण जो हर अंधेरे को तोड़ने की हद तक नहीं, पर धीरे से स्पर्श करके वापस चली जाती। गांव के लोग कहते थे कि सुकर्मा के पास एक छोटी सी खास चीज है, कोई वरदान नहीं, पर एक तरह की सूक्ष्म शक्ति जो उसने खुद अपने अंदर महसूस की थी। किसी के दुख में बैठकर भी उसे हल्का कर देने की नाजुक कला। लोग इसे किस्मत नहीं कहते, पर जो किसी दिन उसकी बनाई छोटी सी रोटी चखते, वे कहते कि उसमें किसी तरह की शांति है जो कहानियों से आती है, मौन से आती है। सुकर्मा और सरलता का घर एक ही छत के नीचे था और उनके बीच एक पुराना तिजोरी सा सन्नाटा रहता, जिसमें कभी गुलदस्ते के नोट, कभी अधपड़ी चिट्ठियां मिलती। चिट्ठियां जिनके किनारों पर हल्का सा धूल का रंग जम चुका था और पन्नों में कुछ उखड़े हुए शब्द थे, जैसे किसी ने बीच में ही कहानी रोक दी हो। सुकर्मा अक्सर उस तिजोरी को देखता, पर खोलता नहीं, जैसे कोई चोट जिसे बार बार नहीं छुआ जाता। गांव में एक दिन हवा बदली हुई आई। लोगों ने देखा कि काली घटाएं दूर पहाड़ों के पार जमा हो रही थी और हल्की सर्दी ने दरवाजों की कुंडी पर जमी रुग्णता को और ठोस कर दिया। उसी शाम एक अनजान सा आदमी आया। नहीं, अनजान सड़कों पर अक्सर लोग आते थे, पर यह आदमी कुछ अलग था। उसकी आंखों में एक किताब जैसी परत थी और हाथ में एक गुनासा कपड़ा लपेटा हुआ था, जिसमें कुछ फसल के बीज नहीं, बल्कि छोटे छोटे धातु के टुकड़े थे। उसने सुकर्मा से कहा कि उसे गांव के एक पुराने कुएं की तलहटी में एक चीज मिली है, कुछ ऐसा जिससे गांव की पुरानी यादें फिर से जाग सकती है। सुकर्मा की उंगलियां झटकर उस कपड़े को छू गई। उसकी गर्दन में कुछ सड़ी धुंध रही उम्मीदें उछल पड़ी। उस रात गांव के चूल्हों पर हल्की चिंगारी के साथ एक अलग सी खामोशी बैठी। अगले दिन जब वो आदमी कुएं की ओर गया तो सुकर्मा पीछे पीछे चल पड़ा। कुएं के पास एक मकड़ी की तरह बसा हुआ पुराना शीशा मिला। शीशा नहीं, बल्कि एक छोटा आईना जिस पर महीन सी लकीरें बनी थी और उसकी परत पर कुछ अक्षर उकेरे थे जो धीरे धीरे उभर रहे थे, जैसे किसी ने समय के रेत में उंगलियों से लिख दिया हो। आईने में जब सरलता ने अपनी परछाई डाली तो कुछ अलग हुआ। उसकी परछाई में एक दूसरी परत उभर आई, एक छोटी लड़की जिसकी हथेलियां मिट्टी से भरी थी और आंखों में किसी टूटे वादे का सन्नाटा था। ये देखकर सुकर्मा का सीना भर आया। उसने समझा कि यह सिर्फ कोई पुराना शीशा नहीं, बल्कि एक प्रकार की यादस्पंदन है जो बीते हुए दर्द और छोटी छोटी खुशियों को समेटे रखता है और जरूरत पड़ने पर उसे सामने ले आता है। उसी क्षण गांव में
कुछ पुरानी कहानियां फिर रुक रुक कर चलने लगी। एक किसान की कहानियां जो बेमौसम बारिश के चंद दिनों में अपने खेतों को खो चुका था। एक नानी की वो चिट्ठी जो कभी घर लौटने का वादा करके छोड़ दी गई थी। एक टूटे हुए गीत की पंक्ति जो किसी ने बीच में ही छोड़ दी। सुकर्मा ने देखा कि आईना, जिसे उन्होंने यादकोश कहा, लोगों के भीतर छुपे हुए घावों को दिखाता, पर जैसे ही वो देखा जाए वे हवा में हल्के हल्के उड़कर चिढ़ते नहीं बल्कि शांत हो जाते। उसमें एक अनोखी शक्ति थी। वो दर्द को फिर से खोलता नहीं बल्कि उसे समझकर समेट लेता, जैसे कोई पुराना कपड़ा जिसे धोकर सुखा दिया गया हो। पर यह शक्ति मुफ्त नहीं आई। हर बार जब कोई अपनी पुरानी पीड़ा उस आईने में देखता तो उसे एक छोटी सी कीमत चुकानी पड़ती। कोई याद, कोई वस्तु, कोई आवाज जो उसने लंबे समय से संभाल कर रखी थी। सुकर्मा ने सोचा, क्या मैं इस चीज का सही इस्तेमाल कर पाऊंगा? इसका उत्तर उसके दिल में धीरे धीरे पनपा। निर्देश सरल था, दर्द को मिटाना नहीं, उसे समेटकर बहाल करना। और इसी बीच एक पुराना सच उभर आया। गांव के उसी कुएं के पास एक दिन पहले ही एक बच्चा गिरा था और उसके घर वाले आज भी ढूंढ रहे थे। सुकर्मा ने आईने को हाथ में लिया। अपनी हथेलियां कांप उठीं, पर उसने बड़ी मजबूती से फैसला किया। वो उस बच्चे की खोज में आईने की मदद लेगा, पर हर मदद के साथ वो कहीं न कहीं अपनी ही छोटी छोटी यादों की एक एक रेखा छोड़ देगा। सरलता ने चुपके से उसकी पीठ थपथपाई और दोनों ने मिलकर उस रात एक छोटी सी योजना बनाई। पहले गांव के बुजुर्गों से बात, फिर आईने की परतों को धीरे धीरे खोलना और हर खुलते पर्दे के साथ गांव की किसी एक पुरानी खामोशी को शास्त्रवत रूप से मान देना। ये सब करते हुए सुकर्मा ने महसूस किया कि ये शक्ति केवल किसी को ठीक करने की चीज नहीं है। ये एक दायित्व है, एक समर्पण। उसकी नींदें अब गहरी और थोड़ी हल्की सी थी, जैसे किसी ने रात भर उसके कंधों का बोझ उठा लिया हो। पर सुबह एक नई उम्मीद की किरण ने उसकी आंखों को खोज लिया। उस सुबह जब नई उम्मीद की किरण उसकी आंखों को खोज रही थी, सुकर्मा ने महसूस किया कि रात ने कुछ अनकहे बोझ धो दिए हैं। पर आईने की परतें अभी भी उसके हाथों में गर्म सांसों की तरह धड़क रही थी। उसने उसे धीरे से कपड़े में लपेटा और आंगन के बाहर खड़े नीम के पेड़ को आखिरी बार देखा, मानो उससे किसी पुरानी ताकत की दुआ ले रहा हो। सरलता चुपचाप उसके पीछे खड़ी रही। उसकी आंखों में हल्की चिंता थी, पर साथ ही विश्वास की एक लंबी नदी भी बह रही थी। जैसे उसे पता हो कि आगे का रास्ता मुश्किल है, पर उनके कदमों में एक अनोखी स्थिरता है। गांव के बुजुर्ग जब चौपाल में बैठे थे तो उनकी आंखों में धूप की टूटती परछाइयां दिखाई दे रही थी। सुकर्मा ने उनके सामने आईना रखा, पर खोला नहीं। बस इतना कहा कि ये यादें जगाता है, पर यादें मांगता भी है। बुजुर्गों ने एक दूसरे को देखा और हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट फैल गई, जैसे किसी ने पुराने सूखे पत्तों को हल्के से छुआ हो। उनमें से एक बूढ़े ने कहा कि गायब हुआ बच्चा शायद कुएं के पास किसी ऐसी जगह फंसा हो जहां गांव के लोग कई सालों से नहीं गए। एक पुराना तहखाना जिसे कभी अनाज रखने के लिए बनाया गया था, पर अब उसका दरवाजा आधा धंस चुका था। यह सुनकर सुकर्मा के भीतर एक हल्का कंपन सा हुआ। आईने की सतह उसके हाथ में गर्म होने लगी, जैसे वह किसी दिशा की ओर इशारा कर रहा हो। वो तुरंत वहां पहुंचा। तहखाने का पुराना लकड़ी का फ्रेम टूटकर झुका हुआ था और उसके ऊपर बेलों की पतली पतली शाखाएं लिपटी हुई थी, जिनमें से हवा गुजरती तो एक धीमी कराह जैसी आवाज आती। सरलता ने अपने छोटे हथेलियों से बेलों को हटाया और उस समय सुकर्मा ने आईने को थोड़ा सा खोलकर तहखाने की दहलीज की ओर किया। आईने में पहले सिर्फ अंधेरा दिखाई दिया, फिर धीरे धीरे एक हल्की चमक उभरी। एक बच्चा मिट्टी में सना हुआ किसी पुराने डिब्बे जैसी वस्तु के सहारे बैठा था। उसका चेहरा थकान से घिरा हुआ, पर आंखें अभी भी उम्मीद में चमक रही थी। सुकर्मा ने तुरंत तहखाने में उतरने की कोशिश की, पर लकड़ी का फ्रेम थोड़ी सी हरकत में ही करा उठा।
उसने आईने से और संकेत मांगे, और आईने की सतह पर एक धुंधली परत बनी, स्केच की तरह उभरती एक दिशा जो तहखाने की पिछली दीवार की ओर इशारा कर रही थी, जैसे वहां कोई छोटा रास्ता हो। सुकर्मा धीरे धीरे अंदर उतरा। उसकी सांसें तेज थी पर कदम बेहद नपे तुले, जैसे वो किसी गहरे रहस्य के भीतर उतर रहा हो। नीचे की मिट्टी नम थी और हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था जो कानों के पीछे तक उतरकर झंझना रहा था। उसने देखा कि दीवार के पास एक पत्थर का छोटा टुकड़ा उभरा हुआ था, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर रखा हो ताकि सही व्यक्ति उसे पहचान सके। सुकर्मा ने उसे हटाया तो एक छोटा सा खोखल दिखाई दिया, इतना छोटा कि सिर्फ बच्चे जैसा शरीर ही उसमें से गुजर सकता था। उसने अंदर झांका तो हल्की सी आवाज आई, भैया। वो आवाज इतनी धीमी, इतनी टूटती हुई थी कि वो भीतर घुस गई और सीने में बैठ गई। उसी पल आईना तेजी से गर्म हुआ और उसकी सतह पर एक और दृश्य उभरा। ये बच्चा अकेला नहीं था। उसके पास एक आधा जला हुआ दिया भी पड़ा था, जो शायद किसी पुरानी पूजा की बची हुई लौ का हिस्सा था। ये अजीब था, तहखाने में किसी दिए का होना, वो भी आधा जला हुआ, और उसके पास बच्चे का होना। ये कोई साधारण घटना नहीं थी। सुकर्मा ने धीरे से दीवार को हटाने की कोशिश की, और जैसे ही उसने एक ईंट खिसकाई, उसे लगा कि कोई उसे पीछे से खींच रहा है। पर वो सिर्फ हवा थी, पर हवा में डर का एक भारीपन था। उसके हाथ कांपे और उसी क्षण आईने पर एक नया दृश्य उभरा, एक स्त्री जिसके हाथ में वही दिया था, और वो किसी चीज को बचाने की कोशिश कर रही थी। सुकर्मा के मन में अचानक एक शक उभरा। क्या ये बच्चा उसी स्त्री की कोई पुरानी स्मृति से जुड़ा है? क्या ये दिया उन पुरानी घटनाओं का हिस्सा है जिन्हें गांव ने कभी बोला नहीं? उसके मन में सवालों की एक कतार थी, पर समय कम था। वो तेजी से बच्चे के पास पहुंचा और उसे अपनी बाहों में ले लिया। बच्चे की सांसें हल्की थी, पर वो जिंदा था। उसने ऊपर खड़ी सरलता को आवाज दी और दोनों ने मिलकर बच्चे को बाहर निकाला। जैसे ही बच्चा रोशनी में आया, आईना अचानक ठंडा हो गया, पूरी तरह शांत। ये पहली बार था जब उसने आईने को बिना किसी धड़कन के महसूस किया। शायद उसकी पहली मांग पूरी हो चुकी थी। बच्चे को उसके घर ले जाया गया। उसकी मां रोते रोते सुकर्मा के पैरों पर गिर पड़ी, पर सुकर्मा की नजरों में अब भी वो आधा जला दिया था, जिसे उसने तहखाने से उठाकर कपड़े में बांध लिया था। उसके मन में सवालों का धुंधलका और गहरा हो रहा था। वो स्त्री कौन थी? दिया क्यों था वहां? आईने ने ये दृश्य क्यों दिखाया? और सबसे बड़ी बात, क्या ये सब किसी बड़े रहस्य के शुरुआती संकेत थे? रात जब आई, सुकर्मा और सरलता आंगन में बैठे थे। हवा नीम के पत्तों को हल्के हल्के हिला रही थी। सुकर्मा ने दिया निकाला और उसकी लौ को देखा। वो बुझ चुकी थी, पर उसकी परत पर किसी की उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने उसे आखिरी बार पकड़कर कुछ कहा हो। अचानक आईने की सतह पर हल्की रोशनी उभरी, जैसे कोई संदेश देना चाहती हो। इसमें एक नई छवि उभर रही थी, लेकिन इस बार छवि पूरी नहीं थी, सिर्फ उसका एक हिस्सा। एक पुराना घर जिसकी खिड़की आधी टूटी थी, और उसके पास एक लड़की खड़ी थी जिसकी पीठ दिख रही थी, जैसे वो कुछ बताना चाहती हो पर बोल न पा रही हो। सुकर्मा को लगा कि कहानी यहां से अब एक नए मोड़ में प्रवेश कर रही है। एक ऐसा मोड़ जिसमें रहस्य, पुराने पाप, अधूरी यादें और शायद किसी विशेष शक्ति की परीक्षा छिपी हुई है। उस अधूरी छवि वाली खिड़की ने सुकर्मा के भीतर एक धीमी सी बेचैनी जगा दी, जैसे किसी पुराने घाव पर हल्की हवा चल जाए और वो अचानक याद कराए कि वो अभी भी पूरी तरह भरा नहीं है। रात की हवा में नीम के पत्तों का सरसराना अब पहले जैसा साधारण नहीं लग रहा था। उसके भीतर एक संदेश छिपा था, एक संकेत कि जो लड़की खिड़की के पास खड़ी थी, वो सिर्फ याद की परछाई नहीं, बल्कि आने वाले दिनों का कोई अघोषित अध्याय थी। सरलता ने आईने को अपनी गोद में रखा
और उसकी उंगलियों ने अनजाने में उस पर पड़े पुराने खरोंचों को छुआ। खरोंचों में जैसे कोई कहानी थी, कोई आधा लिखा हुआ वादा। अचानक आईने की सतह पर धीमी सी कंपन हुई, इतनी हल्की कि लग रहा था मानो किसी ने दूर कहीं से उसे नाम लेकर पुकारा हो। सुकर्मा ने धीरे से कहा, यह खिड़की किसकी है? और जैसे वो सवाल हवा में तैर गया, आईने में दिखती लड़की की पीठ थोड़ी सी हिली, बस इतनी कि लगे उसने वो आवाज सुन ली हो। ये दृश्य एक पल के लिए स्थिर हो गया, फिर धीरे धीरे मिटने लगा। लेकिन मिटने के दौरान पीछे एक नई छाप छोड़ गया, एक पुरानी दीवार जिसके पास एक फटा हुआ पर्दा हिल रहा था, और दीवार पर एक छोटे हाथों से बना हुआ फूल, जो शायद किसी बच्चे ने कभी बनाया होगा। ये देख सुकर्मा के भीतर कहीं एक लंबे समय से बंद पड़ी याद फड़की। उसे बचपन का वह कोना याद आया जहां उनकी मां कम रोशनी वाले कमरे में एक छोटी चक्की के पास बैठकर गीत गाती थी, और दीवारों पर वे दोनों भाई बहन किसी टूटे फूटे कोयले से फूल और सूर्य बनाने की कोशिश करते। वो फूल, वही कांपता सा फूल, आईने की दीवार पर कितना समान था। सुकर्मा ने सरलता को देखा और उसकी आंखों में भी वही अनकही पहचान थी, लेकिन सरलता की आंखों में एक और परत थी, एक डर की पतली सी रेखा, जैसे वो जानती हो कि ये सिर्फ स्मृति का खेल नहीं, बल्कि किसी बड़े रहस्य की ओर बढ़ने वाला रास्ता है। रात और गहरी हुई, आसमान में बादल चांद को छिपा रहे थे, और केवल आंगन की मिट्टी पर चमकता वही आधा जला दिया था, जिसकी लौ तो बुझ चुकी थी, पर उसकी सतह पर एक अनदेखी ऊष्मा बनी हुई थी। सुकर्मा ने उसे हाथ में लिया तो उसे लगा जैसे किसी बच्चे के स्पर्श की हल्की कंपन उसकी हथेलियों पर उतर आई हो। वो सोच में पड़ गया, क्या ये दिया उस लड़की से जुड़ा है? क्या ये उसी घर से आया है जिसे आईने ने दिखाया? और क्या बच्चा जिसने तहखाने में रात बिताई किसी पुरानी घटना से बंधा हुआ है, जिसका सिरा अब धीरे धीरे उभर रहा है? सुकर्मा ने फैसला किया कि कल सुबह वो उस खिड़की की तलाश करेगा, वो खिड़की जो आईने में दिखाई दी थी, जो शायद गांव के किसी पुराने हिस्से में हो, किसी ऐसी गली में जहां वर्षों से कोई नहीं गया। अगली सुबह सूरज की पहली किरण अभी खेतों की माटी को छू ही रही थी कि वह और सरलता निकल पड़े। गांव का पुराना इलाका, जिसे वीरान पाड़ा कहा जाता था, अब टूटती झोपड़ियों, मिट्टी की दीवारों और घिसे हुए आंगनों से भरा था। वहां की हवा में धूल से ज्यादा उदासी थी, एक ऐसी उदासी जो किसी के इंतजार में वर्षों से सांसें रोके हुए बैठी हो। सुकर्मा आईने को अपने कपड़े में लपेटे लिए हुए था, और हर कुछ कदमों बाद उसे लगता कि हवा का तापमान बदल रहा है, कभी गर्म, कभी ठंडा, जैसे कोई अदृश्य चीज उनका मार्गदर्शन कर रही हो। अचानक सामने एक घर दिखाई दिया, जिसकी खिड़की आधी टूटी हुई थी, ठीक वैसी ही जैसी आईने ने दिखाई थी। खिड़की के पास एक पुराना लकड़ी का फ्रेम था, जिसमें उम्र की सिलवटें स्पष्ट थी, और उसके ठीक नीचे मिट्टी पर उंगलियों से बने फूल का धुंधला निशान था। सरलता की सांस अटक गई। सुकर्मा धीरे से खिड़की के पास झुका। घर के अंदर अंधेरा था, पर अंधेरे में भी कुछ चमक रहा था, जैसे किसी ने हाल ही में वहां कदम रखे हों। खिड़की के पास एक पुराना कपड़ा पड़ा था, और उसके भीतर कुछ कठोर सी चीज थी। सुकर्मा ने उसे उठाया और कपड़ा खोला। अंदर एक छोटा मिट्टी का खिलौना था, एक लड़की की आकृति, जिसकी आंखें नहीं थी पर चेहरा शांत था। यह वही खिलौना था जिसे बचपन में सरलता बनाती थी, और हर किसी को देकर कहती थी कि इसमें रोशनी छुपी है। पर यह खिलौना यहां कैसे आया, किसने रखा, और क्यों? इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, आईना उसके हाथ में गर्म होने लगा। इस बार तेजी से, जैसे वो किसी भारी सच का बोझ वहन करने को तैयार हो रहा हो। उसकी सतह पर एक नई छवि उभरी, उसी खिलौने जैसी एक वास्तविक लड़की, जो घर के अंदर खड़ी थी, पर उसकी आंखें खाली थी, जैसे किसी ने उनसे रोशनी निकाल ली हो। यह नजारा इतना गहरा, इतना पीड़ादायक था कि सुकर्मा का दिल एक पल को रुक सा गया। उसने महसूस किया
कि ये रहस्य सिर्फ खोए हुए बच्चों का नहीं, न बुझने वाले दिए का नहीं, बल्कि किसी भूले हुए कर्म, किसी छिपी हुई शक्ति और किसी अदृश्य मुक्ति की प्रतीक्षा का है। आईने ने अंतिम बार चमक दी और फिर छवि गायब हो गई। सन्नाटा छा गया, हवा रुक गई और केवल मिट्टी का खिलौना सुकर्मा की हथेली पर हल्का सा कांप रहा था, जैसे उसमें अभी भी किसी की धीमी, डरी हुई सांस कैद हो। मिट्टी का वो खिलौना सुकर्मा की हथेली में हल्के हल्के कांप रहा था, मानो उसमें किसी अनदेखी सांस का कंपन भरा हो, और उसी कंपन के बीच उसे लगा जैसे हवा अचानक भारी हो गई हो, जैसे किसी पुरानी याद ने अपना दरवाजा आधा खोल दिया हो। सरलता उसके पास खड़ी थी, उसके होंठ आधे खुले हुए थे, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो पर शब्द अभी उसकी देह में ही कहीं फंसे हुए हों। खिड़की के उस टूटे फ्रेम से आती धूप अब घर के अंदर गहरी परछाइयों को और स्पष्ट कर रही थी। अंदर की दीवारें, जिन पर उम्र ने अपने निशान उकेरे थे, अब किसी अनकहे इतिहास की तरह सामने थी। एक दीवार पर कहीं कहीं गीलेपन की परत थी, जैसे वहां कभी किसी बच्चों की हंसी टकराती रही हो और फिर अचानक सब खामोश हो गया हो। सुकर्मा धीरे धीरे घर के अंदर कदम रखता गया। हर कदम पर मिट्टी की हल्की चरमराहट आती, जैसे कोई पुराना रहस्य उसके पैरों तले करवट ले रहा हो। घर की भीतरी हवा ठंडी थी, पर उस ठंड में कोई ऐसा तत्व था जो डर नहीं, एक बेचैन जिज्ञासा पैदा करता था। उसने देखा कि कमरे के कोने में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पड़ी थी। कुर्सी के एक पाए पर हल्का सा दरार था और उस पर किसी बच्चे की उंगलियों से बने छोटे छोटे गोले खिंचे हुए थे। सुकर्मा के मन में एक पल के लिए कोई पुरानी तस्वीर चमकी, जैसे वो कुर्सी किसी समय किसी की प्रतीक्षा की साक्षी बनी हो। एक खाली इंतजार, जिसे कभी पूरा नहीं किया गया। अचानक आईना उसके कपड़े के भीतर गर्म होने लगा, इतना कि उसे बाहर निकालना पड़ा। उसने जैसे ही आईना बाहर निकाला, उसकी सतह पर धीरे धीरे एक धुंधली सी चमक उभरी। पहले सिर्फ धुंध, फिर एक परत, फिर एक कमजोर सी कराह, और फिर धीरे धीरे वो लड़की दिखाई दी, उसी मिट्टी के खिलौने जैसी, पर इस बार उसकी आंखों में हल्का सा भय था, जैसे वो किसी अदृश्य चीज से बचने की कोशिश कर रही हो। लड़की धीरे से कमरे की उस कुर्सी की ओर मुड़ी और उसके पास खड़ी हो गई। उसकी परछाई कुर्सी के टूटे हुए हिस्से पर पड़ी और सुकर्मा को लगा कि ये टूटा हिस्सा सिर्फ लकड़ी का नहीं, बल्कि किसी संबंध का प्रतीक है, किसी रिश्ते की आधी सच्चाई का प्रतीक। लड़की ने धीरे धीरे कुर्सी के पाए को छुआ, और जैसे ही उसके पारदर्शी हाथ ने कुर्सी को स्पर्श किया, आईने की सतह पर हल्की तरंग उठी। उस तरंग में एक पुरानी आवाज उभरी, मैंने गलती नहीं की थी, किसी ने मुझे रोका था। यह सुनकर सुकर्मा का शरीर एक बारगी सिहर उठा। उसके भीतर कुछ भारी सा टूटकर नीचे गिरा, जैसे ये आवाज सिर्फ लड़की की नहीं, बल्कि किसी अनकहे सत्य की प्रतिध्वनि थी। सरलता ने भी आवाज सुनी, या शायद महसूस की, क्योंकि उसके गले में कुछ अटक सा गया। अचानक घर की भीतरी दीवार की ओर हवा की एक पतली लहर ढलकी, और उस लहर के साथ दीवार के एक कोने पर रखा पुराना कपड़ा उड़कर नीचे गिरा। नीचे एक छोटी लकड़ी की पेटी निकलकर सामने आई, बहुत छोटी, जैसे किसी बच्चे की मुट्ठी में भी आ जाए। सुकर्मा झुककर उसे उठाने लगा तो उसे महसूस हुआ कि पेटी बहुत हल्की है, पर उसके अंदर कुछ ऐसा है जो हवा से भी अधिक भारी भाव लिए बैठा है। उसने पेटी खोली। अंदर एक छोटा सा सूखा फूल था और एक बहुत पतली कागज की पट्टी, जिस पर उखड़ते हुए अक्षरों में लिखा था, मैं वापस आऊंगी अगर रोशनी मुझे ढूंढ पाई। ये लिखावट देखकर सुकर्मा का दिल कस गया। ये लिखावट कोई साधारण नहीं थी, इसमें मासूमियत थी, जैसे किसी छोटी लड़की ने किसी से वादा किया हो और इस वादे को निभाने की कोशिश में कहीं खो गई हो। अचानक आईना तेजी से चमका और फिर शांत हो गया, जैसे उसने कुछ बहुत महत्वपूर्ण सिंक्रनाइज किया हो। फूल, खिलौना, कुर्सी और संदेश, सब एक ही कथा के अलग अलग टुकड़े थे।
सुकर्मा को महसूस हुआ कि ये लड़की अकेली नहीं थी। उसके पीछे एक कहानी थी जिसमें कोई अधूरी लौ, कोई टूटा संबंध और किसी पुराने कर्म की परछाई बसी थी। वो बाहर निकला तो हवा बदल चुकी थी। अब हवा में एक हल्की गंध थी, जैसे किसी पुराने चूल्हे की बुझी हुई राख, जिसमें कोई उम्मीद धीरे धीरे फिर से गर्म होने की चाह रखती हो। सरलता ने उसके कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, भैया, वो लड़की तुम्हें बुला रही है। पर क्यों? सुकर्मा ने कुछ पल कुछ नहीं कहा। उसका मन अभी भी उस संदेश की गहराई में डूबा था। अगर रोशनी मुझे ढूंढ पाई। उसका ध्यान तुरंत उस आधे जले दिए पर गया जिसे उसने अब तक कपड़े में बांध कर रखा था। क्या ये वही रोशनी थी? क्या ये दिया किसी प्रतीकात्मक शक्ति से जुड़ा था जो उस लड़की की स्मृति को जगाने की चाबी थी? और सबसे बड़ा सवाल, वो लड़की कहाँ थी? क्या वो गांव में कहीं थी, या सिर्फ आईने की सत्ता में कैद एक पुरानी पुकार थी? अचानक आकाश में बादल गहरे हुए, परंतु बिना किसी तूफान के, सिर्फ एक भारी मौन के साथ। इस मौन में मिट्टी का खिलौना फिर कांपा, जैसे किसी का ध्यान उस पर गया हो। कुर्सी की दरार, खिलौने की आंखें, सूखा फूल, ये सब एक रहस्य के 3 ताले थे। और उनके सामने खड़ा सुकर्मा अब सिर्फ एक मजदूर नहीं, बल्कि इस रहस्य को खोलने के लिए चुना गया कोई अदृश्य संरक्षक था। उसने फैसला किया कि अब उसे उस लड़की की कहानी को पूरा करना होगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी कुछ निजी यादें भी उस आईने को चढ़ानी पड़े। वो जानता था, ये यात्रा अब सिर्फ खोज नहीं, बल्कि मुक्ति की प्रक्रिया है। किसी और की नहीं, शायद उसकी अपनी भी। उस रात जब सब कुछ शांत हो गया और नीमगांव की गलियों में सिर्फ कुत्तों की दूर से आती भौंक और कहीं कहीं परिंदों की बेचैन फड़फड़ाहट रह गई, सुकर्मा मिट्टी के आंगन में बैठा उस आधे जले दिए को अपनी हथेलियों में थामे रहा। दिए की परत पर उंगलियों का वो धुंधला सा निशान अब पहले से तेज महसूस हो रहा था, जैसे किसी ने समय की परतों से होकर उसे छूने की कोशिश की हो। और इस स्पर्श में एक अजीब सी विनती छिपी थी, जैसे कोई कह रहा हो, मुझे पूरा कर दो, मैं यही हूं, पर अधूरी हूं। सरलता उसके पास धीमे कदमों से आई और उसके बगल में बैठ गई, लेकिन उसने कुछ भी नहीं पूछा। उसने सिर्फ अपनी हथेलियां जमीन पर टिकाई, जैसे वो धरती से कुछ सुनने की कोशिश कर रही हो। हवा में दूर कहीं से बांसुरी जैसी एक हल्की आवाज आई, बहुत हल्की, जैसे किसी भूली हुई याद के भीतर कोई स्वर अनाथ पड़ा हो और अब बाहर आना चाहता हो। सुकर्मा ने आंखें बंद की और उस आवाज के साथ उसे लगा कि आईने के भीतर वो लड़की, वही मिट्टी के खिलौने जैसी आंखों वाली लड़की, धीमे धीमे उसकी ओर मुड़ रही है। उसने आईना खोला। पहले तो सिर्फ मन धुंध, फिर धीरे धीरे कमरे जैसा दृश्य उभरा। वही पुराना कमरा, वही टूटी कुर्सी, वही पर्दा, पर इस बार खिड़की के बाहर किसी की परछाई हिल रही थी। परछाई इतनी नाजुक थी कि लगता था जैसे हवा से ही बनी हो, लेकिन उसका रुख घर के भीतर था, जैसे वो अंदर आना चाहती हो पर किसी अदृश्य दीवार में अटक गई हो। सुकर्मा ने आहिस्ता से आईने की सतह को अपनी उंगलियों से हल्का स्पर्श दिया और उसी क्षण परछाई के भीतर हल्की आंखें बनी, डर से भरी हुई पर उम्मीद से भीगी हुई। लड़की जैसे कह रही हो, मुझे दिखता है तुम मुझे ढूंढ रहे हो, पर तुम अकेले नहीं हो। और उसी पल आईना तेजी से कांप उठा, इतना कि सरलता ने घबराकर उसे थामने की कोशिश की, पर सुकर्मा ने उसे अपने हाथों में कसकर पकड़े रखा। वो जानता था कि ये कांपना डर नहीं, किसी गहरी याद का द्वार खुलने का संकेत था। कुछ ही क्षणों बाद आईना शांत हुआ और उसकी सतह पर एक नया दृश्य उभरा, एक पुरानी पगडंडी जिसके दोनों ओर जंगली फूल उगे थे। फूलों पर हल्की ओस थी, पर ओस के भीतर कुछ अजीब था। वो हल्की सी रोशनी छोड़ रही थी, मानो उस रोशनी का संबंध उसी अधूरे दिए से हो जो सुकर्मा की हथेली में बंद था। सुकर्मा ने तुरंत समझ लिया कि आईना उसे दिशा दिखा रहा है, कहीं बाहर, गांव के उस हिस्से की ओर जहां लोग बहुत कम जाते थे।
वीरान पाड़ा से भी आगे पहाड़ी की तलटी की ओर, जहां कभी एक पुराना मंदिर हुआ करता था, पर अब लोगों का कहना था कि वहां सिर्फ सूखी मिट्टी और टूटती हुई ईंटें हैं। उसने दिए को अपने कपड़े में कसकर बांधा और आईना अपने कंधे के पास रखा। सरलता ने उसके हाथ को थामा और कहा, चलो, प्रकाश वही है जहां उसका इंतजार सबसे पुराना है। दोनों बाहर निकले। रात का अंधेरा अब पहले से ज्यादा घना था, जैसे हवा जानती हो कि वे किसी गहरे रहस्य की ओर जा रहे हैं। रास्ता संकरा था और पेड़ों की छायाएं उनके कदमों के साथ हिल रही थी, जैसे कोई अनदेखा कारवां उनके पीछे चल रहा हो। पगडंडी पर पहुंचते ही हवा का तापमान बदल गया। गर्म सांसें ठंडी हुई और ठंड में हल्की गर्मी का स्पर्श आया। यह स्पर्श किसी इंसान का नहीं था, बल्कि किसी अदृश्य शक्ति का था जो उन्हें रास्ता दिखा रही थी। जंगली फूलों पर चमकती ओस अचानक हल्की सी चमकी, जैसे किसी ने कोमल उंगलियों से उनके बीच से गुजरते हुए कोई संकेत दिया हो। उस चमक में लड़की की आकृति फिर उभरती दिखी, इस बार सिर्फ आईने में नहीं, बल्कि आसपास की हवा में भी। उसके कदमों के निशान मिट्टी पर नहीं दिखते थे, पर फूल उसके गुजरने के बाद धीमे से झुक जाते थे, मानो किसी आधी दुनिया से आई हुई आत्मा ने उन्हें स्पर्श किया हो। सुकर्मा और सरलता आगे बढ़ते गए, और जैसे जैसे वे आगे बढ़ते, दिए की बुझी लौ के भीतर कहीं कोई हल्की गर्मी फिर से उठने लगी, जैसे वो जागना चाहता हो, जैसे वो कहना चाहता हो कि कहानी अब किसी अंधे मोड़ पर नहीं रुकेगी। अचानक पगडंडी एक खुले मैदान में खत्म हुई। मैदान इतना शांत कि हवा भी वहां घबराकर धीमी चलती थी। मैदान के बीचों बीच एक टूटा हुआ चबूतरा था, शायद कभी मंदिर का हिस्सा रहा होगा। चबूतरे के पास मिट्टी में एक छोटा गड्ढा बना था और उसके अंदर किसी के पांव के हल्के हल्के निशान थे, बहुत छोटे, जैसे किसी बच्चे के। सुकर्मा के दिल में एक पल को दर्द की लहर दौड़ी। क्या ये उसी लड़की का संकेत था? क्या वो यहां कभी आई थी, या क्या वो अभी भी यही कही थी, बस दिखाई नहीं दे रही थी? तभी आईना चमका, इस बार तेजी से, लगभग चौंकाने वाला। उसकी सतह पर एक गहरी छवि उभरी। वही लड़की, चबूतरे पर बैठी हुई, उसके हाथ में एक अधूरी माला थी और उसकी आंखों में एक ऐसी प्यास थी जिसे केवल प्रकाश बुझा सकता था। उसने सुकर्मा की ओर देखा, सीधे, पहली बार, और आंखों में ये लिखा था, मुझे पूरा करो, वरना मैं यहां रह जाऊंगी। अधूरी, और उसी क्षण पूरा मैदान अचानक ठंडा हो गया, जैसे समय ने खुद अपनी सांस रोक ली हो। दिया सुकर्मा के कपड़े में हिला, उसकी परत में फिर से हल्की गर्माहट उठी। वो जान गया, ये लड़की उसकी नियति का हिस्सा है और उसका दर्द उसकी जिम्मेदारी। और पहली बार उसे महसूस हुआ कि ये यात्रा केवल किसी खोई हुई आत्मा को ढूंढने की नहीं, बल्कि उसकी मुक्ति का मार्ग बनाने की है। मैदान की उस अचानक उतर आई ठंडक में, जहां हवा अपनी ही सांसों के कंपन से कांप रही थी, सुकर्मा ने देखा कि चबूतरे पर बैठी लड़की की आकृति धीरे धीरे धुंधली होने लगी, जैसे वह किसी बीच रास्ते में फंसी हुई स्मृति हो, जो न पूरी तरह संसार में है, न पूरी तरह कहीं। और उसकी आंखों में जो अधूरी प्यास थी, वो अब और गहरी दिख रही थी, मानो उसने वर्षों से कोई उजाला नहीं देखा हो। और उसी क्षण दिया, जो सुकर्मा के कपड़े में बंधा था, अचानक गर्म होने लगा, इतना गर्म कि उसके पोरों में एक हल्की जलन उठी। पर यह जलन भय नहीं, किसी संकेत का रूप थी, जैसे दिया कह रहा हो कि वो कुछ याद कर रहा है, किसी पुराने बंधन, किसी अनसुने वादे को। हवा धीरे धीरे घूमकर चबूतरे के चारों ओर मंडराने लगी और उसके बीचों बीच मिट्टी पर एक हल्की सी आकृति उभरी, मानो किसी ने अपने पैरों के ठहराव से मिट्टी की सांसें रोक दी हों। इन निशानों में कुछ था, कुछ ऐसा जो लड़की के दर्द से कहीं ज्यादा पुराना था, किसी लंबे समय से छुपे सत्य जैसा। सरलता चबूतरे के करीब आई और उसने मिट्टी को छुआ। मिट्टी पहले ठंडी थी, पर उसके स्पर्श के साथ गर्म हुई।
मानो धरती खुद कुछ कहना चाहती हो। उसी क्षण आईना चमक उठा, पर इस बार उसमें कोई दृश्य नहीं उभरा। उसकी सतह पर हल्की हल्की तरंगें उठीं, जैसे वो संघर्ष कर रहा हो किसी स्मृति को हर रूप में बाहर लाने के लिए। ये देखकर सुकर्मा समझ गया कि शायद अब वो समय है जब आईने को वो देन देनी पड़े जो वो मांग रहा है। कोई याद, कोई छोटा हिस्सा, कोई निजी पीड़ा जिसकी कीमत पर यह रहस्य खुलेगा। उसने आंखें बंद की और अंदर से एक गहरा दर्द उभर आया। उन दिनों का दर्द जब मां की मृत्यु के बाद उन्होंने पहली बार भूखा सोना पड़ा था। वो रात जब सरलता खिड़की के पास बैठकर अपनी मुट्ठियां सीने से लगाए रोई थी और वो खुद छोटा सा बच्चा चुपचाप उसका सिर थपथपाता रहा था। ये एक ऐसी याद थी जिसे उसने कभी बाहर नहीं आने दिया था, लेकिन आज किसी अनदेखी शक्ति के सामने वो याद अपनी जंजीरें खोल रही थी। उसने आईने की सतह को थामा और अपनी आंखों से गिरती वो पहली बूंद उस पर टपकने दी। आईना तुरंत गर्म हुआ, मानो उसने वो याद पी ली हो। अगले ही पल सतह साफ हुई और एक नया दृश्य उभरा। पहाड़ी की तलहटी के पीछे एक छोटा सा कच्चा रास्ता, और उस रास्ते के अंत में एक पुराना बंद दरवाजा, आधा टूटा आधा लटका हुआ, जिसकी कुंडी पर कोई पुरानी रस्सी बंधी थी। सुकर्मा ने ध्यान से देखा। वहां वही धुंधला फूल बना था जो दीवार पर भी था, वही जो खिलौने पर भी था। उसने समझ लिया, ये वही स्थान है जहां से लड़की की कहानी शुरू हुई होगी। रास्ता छोटा नहीं था, पर उन दोनों ने चलना शुरू किया। हवा में एक अलगसी खामोशी थी, जैसे हर पेड़, हर घास का तिनका जानता हो कि आज एक कहानी का ताला खुलने वाला है। रास्ते में उन्हें पुराने पत्थर मिले, जिन पर किसी ने कभी बच्चों के खेलने खेलने में छोटे छोटे निशान बनाए थे। गोले, रेखाएं, आधी हंसी के प्रतीक, आधे टूटे सपने। ये सब देखकर सरलता की आंखें भर आई। उसे एहसास हुआ कि ये लड़की कभी अकेली नहीं थी। वो भी इस गांव की धड़कन थी। बस किसी मोड़ पर उससे रोशनी छिन गई थी। जैसे ही वे उस बंद दरवाजे के पास पहुंचे, हवा एकदम थम गई। दरवाजा किसी चुप्पी की कब्र जैसा था। उसके लकड़ी के किनारे टूटे थे, पर बीच में एक छोटी सी जगह थी, जैसे किसी खास हाथ ने कभी इसे आधा अधूरा छोड़ा हो। सुकर्मा आगे बढ़ा और उसने दिए को बाहर निकाला। दिए की बुझी लौ अब हल्की सी दूधिया रोशनी छोड़ने लगी। इतनी कोमल कि लगता था किसी ने उसमें अपनी आखिरी सांसें सहेज रखी हों। उसने दिए को दरार के पास रखा और उसी क्षण दरवाजे के पीछे से एक हल्की सी आ निकली। इतनी धीमी कि सुनाई भी आती और नहीं भी, पर उसके भीतर दर्द का एक संसार था। किसी के टूटे हुए बचपन की पुकार थी। आईना अचानक तेजी से चमकने लगा और उसकी सतह पर वही लड़की उभरी, इस बार पूरी, आंखों सहित, पर उनकी चमक बुझी हुई थी। उसने दरवाजे की ओर देखा, फिर सुकर्मा की ओर, जैसे कह रही हो, यहां, यही मुझे रोका गया था। और उसके तुरंत बाद दरवाजे के लकड़ी के रेशों में हल्की कंपन हुई। सुकर्मा ने हाथ उठाया, दरार को छुआ, और जैसे ही उसकी हथेली वहां लगी, उसकी आंखों के सामने एक क्षीण सी छवि उभरी। एक स्त्री, वही जो दिए में दिखी थी। वो लड़की के हाथ पकड़कर उसे कुछ समझा रही थी, जैसे उसे किसी खतरे से बचाना चाहती हो, लेकिन जैसे किसी ने उन्हें बीच में रोक दिया हो। सुकर्मा का दिल भारी हो गया। ये सिर्फ किसी लड़की की कहानी नहीं थी, ये किसी मां बेटी का अधूरा वादा था, जो इन टूटी चीजों, इन पुरानी दीवारों में फंसा रह गया था। उसने दरवाजा धीरे से धकेला। वो चरमराया, फिर धीमे धीमे खुलने लगा, जैसे किसी पुराने दुख का दरवाजा दया से खुल रहा हो। अंदर की हवा अजीब थी, ठंडी भी, गर्म भी, और उसमें किसी के रोने की परछाई तैर रही थी। सुकर्मा और सरलता अंदर आए। आईना अब शांत था, दिया हल्की चमक में, और लड़की की परछाई दीवार पर ऐसे खड़ी जैसे वो वर्षों से उनका इंतजार कर रही हो। वो जान गया, अब ये कहानी सिर्फ खोज की नहीं,
बल्कि किसी पवित्र मुक्ति की दहलीज पर खड़ी है। और शायद अगले कदम में वो सच सामने आएगा जिसे इस गांव ने कई मौसमों से छुपा रखा था। अंदर कदम रखते ही जो हवा उनके चेहरे से टकराई, उसमें एक अजीब सा कंपन था, जैसे किसी ने वर्षों से रोके हुए आंसुओं को अचानक खोल दिया हो और वे अब दीवारों के दरारों में से रिसकर बाहर आ रहे हों। कमरा बहुत छोटा था, पर उसकी छोटी सी जगह में भारी यादों का बोझ टंगा था, जैसे हर ईंट ने किसी अनकहे दर्द को अपने भीतर समेट लिया हो। दीवारों पर पुराने कपड़ों के धुंधले निशान थे, कुछ जगहों पर बच्चों की उंगलियों से बने नन्हे नन्हे घेरों की परछाई, और सबसे कोने में एक टूटी हुई लकड़ी की पेटी। सुकर्मा अंदर बढ़ते हुए हर कदम के साथ महसूस कर रहा था कि ये जगह सिर्फ कोई पुराना कमरा नहीं, ये किसी की अधूरी दुनिया थी जिसकी सांसें अभी तक थमी नहीं थी। जैसे ही वो कमरे के बीच पहुंचने लगा, लड़की की परछाई दीवार से अलग होकर धीरे धीरे कमरे के केंद्र में आई। उसके कदम जमीन को छूते नहीं थे, पर उसकी उपस्थिति मिट्टी की परत में हल्की सी झंझनाहट पैदा कर रही थी। वो सीधे दीवार के उस हिस्से की ओर गई जहां कालिक की पतली सी रेखा थी, और अपने पारदर्शी हाथ से उसने उस रेखा को छुआ। उसी क्षण आईना गर्म हुआ और उसकी सतह पर एक नया दृश्य उभरने लगा। दृश्य में वही स्त्री थी, मां, जो लड़की का हाथ पकड़े उसे इस कमरे में लाकर कुछ कह रही थी। दृश्य धुंधला था, जैसे किसी कोने में अटकी हुई याद हो, पर सुनाई देता था, छुप जा, अभी मत निकलना, जब तक रोशनी वापस ना आए। और तस्वीर थरथराकर टूट गई। सुकर्मा के दिल में अचानक एक भारी सी चुभन उठी, जैसे मां ने अंतिम क्षणों में अपनी बच्ची को बचाने की कोशिश की हो। वो टूटे दरवाजे की ओर देखा, जिसकी कुंडी टूटी हुई थी, और सोचने लगा कि उस रात क्या हुआ था, कौन आया होगा, किससे छुपाया गया, और क्यों। उसका ध्यान तभी टूटी पेटी की ओर गया, जिसकी लकड़ी पर एक बहुत हल्का उकेरा हुआ चिन्ह था। उसी फूल जैसा चिन्ह जो खिलौने पर था, कुर्सी पर था, और खिड़की के पास मिट्टी में भी। वो फूल कोई सामान्य निशान नहीं था, वो किसी पहचान, किसी शक्ति, किसी बंधन की मुहर जैसा था। उसने पेटी खोली। अंदर एक छोटी सी पट्टी थी जो आधी जली हुई लग रही थी। उसने पट्टी को खोलकर देखा। उस पर लिखा था, तुम्हारी रोशनी बंद नहीं हुई है, बस छिप गई है, उसे साथ लेकर भागना। पर आगे के शब्द राख में बदल चुके थे। जैसे ही उसने ये पढ़ा, लड़की की परछाई कांपी और कमरे की हवा अचानक भारी हो गई, मानो कमरे ने उन शब्दों में छिपे दर्द को वर्षों तक संभाला हो, और अब वही दर्द उसके भीतर से निकलकर हवा में फैल रहा हो। सरलता ने सुकर्मा का हाथ पकड़ा, पर उसकी पकड़ भी कांप रही थी, जैसे वो समझ रही हो कि ये सिर्फ एक दुर्घटना की कहानी नहीं, बल्कि किसी सच का दमन था। तभी दिया जो उसके पास रखा था हिला, और उसकी बुझी लौ में हल्की सी सफेद चमक उभरी, एक नरम, धीमी, लगभग सांस जैसी चमक। लड़की ने दिए की ओर देखा, और उसके चेहरे पर पहली बार एक कोमल सा प्रतिक्रिया उभरी। वो कुछ चाह रही थी, कुछ मांग रही थी, मानो वो कह रही हो, ये मेरी मां की आखिरी रोशनी थी। और ये सुनते ही सुकर्मा को लगने लगा कि ये दिया सिर्फ कोई वस्तु नहीं, ये उस वादे का हिस्सा था जिसे उस स्त्री ने अपनी बच्ची के लिए छोड़ा था। तब कमरे की पिछली दीवार के पास की मिट्टी हल्की सी धंसी, मानो वहां कुछ सालों से दबा हुआ हो। सुकर्मा झुककर उस जगह को साफ करने लगा। मिट्टी हटती गई और नीचे एक पुराना कपड़ा निकला, गहरा, धूल और राख से भरा हुआ। उसने उसे खोला। अंदर एक छोटा सा ताबीज था, जिसकी सतह पर वही फूल था, पर इस बार फूल के बीच एक बहुत छोटी सी हल्की चमक अटकी थी, बहुत कमजोर पर जीवित। आईना इस दृश्य को देखते ही कांपा, धीरे पर निरंतर, जैसे उसने ताबीज को पहचान लिया हो। उसी क्षण आईने की सतह पर दृश्य चमकने लगे, छोटे छोटे, टूटे फूटे, पर इतने गहरे कि उनके भीतर
किसी रहस्य की सच्चाई खून जैसी गर्म थी। सुकर्मा उनमें से एक दृश्य पर रुका। वो देख रहा था कि लड़की की मां इस कमरे में किसी से लड़ने की कोशिश कर रही है। कोई परछाई, बहुत भारी, बहुत अंधेरी, उनके सामने खड़ी है। मां बच्ची को छुपाने की कोशिश कर रही है, कुछ कह रही है, पर आवाज सुनाई नहीं देती। अचानक लड़की मां के हाथों से छूटती है और दृश्य टूटकर गायब हो जाता है। कमरा और ठंडा हो गया, जैसे किसी ने उसकी सांसें चुरा ली हों। लड़की की परछाई अब दिए के पास खड़ी थी, शांत, पर उसकी आंखों में एक विनती थी। वो ताबीज की ओर इशारा कर रही थी, धीमे से, जैसे कह रही हो, इसे खोलो, इसमें वो सच है जिससे मैं पूरी हो जाऊंगी। और उसी क्षण हवा कमरे के अंदर गोलाई में घूमने लगी, इतनी धीमी कि कमरे की पुरानी मिट्टी उसमें फुसफुसाने लगी। सुकर्मा ने ताबीज को हाथों में लिया। वो गर्म था, जैसे किसी ने अभी अभी उसे पकड़ा हो। उसकी सतह पर वो फूल हिलसा रहा था, जैसे उसमें कोई सांस रनक रही हो। तभी आईना चमका, इस बार इतना कि पूरा कमरा रोशनी से भर गया, और उस रोशनी में लड़की ने पहली बार सुकर्मा की आंखों में गहराई से देखा, सीधे, बिना किसी धुंधलके के। उसके होंठ हिले, बहुत हल्के, और सुकर्मा ने सुना, सच बाहर है, इस कमरे में नहीं। मां ने मुझे यहां छुपाया, पर असली अंधेरा बाहर था। रोशनी अचानक धीमी हुई और कहानी का रास्ता अब एक नए मोड़ में मुड़ गया। कमरे से बाहर की ओर, उस छिपे हुए अंधकार की ओर जिसका नाम अब तक किसी ने नहीं लिया था। कमरा धीरे धीरे अपनी रोशनी समेटने लगा, जैसे आईने में भड़की वो उजली लपट अब थककर वापस किसी गहरे स्रोत में चली गई हो। और उसके जाते ही कमरे की दीवारें फिर उसी पुरानी सांसों की खामोशी में लौट आई। लेकिन उस खामोशी के नीचे अब एक नई बेचैनी थी, जैसे किसी ने लंबे समय से बंद रखे सच की गठरी को अचानक खोल दिया हो, और उसकी पहली परत सुकर्मा और सरलता के पैरों के पास गिर पड़ी हो। लड़की की परछाई दिए के पास खड़ी थी, लेकिन अब वो पहले जैसी धुंधली नहीं दिख रही थी। उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी थी, और आंखें किसी खोए हुए क्षण को ढूंढ रही थी। उसने ताबीज की ओर इशारा किया, और उसकी उंगलियों के कंपन में एक ऐसी बेचैनी थी जो सुकर्मा के दिल तक उतरती महसूस हुई, जैसे वो कह रही हो कि उसके मां के छोड़े हुए इस ताबीज में वह चाबी है जो उसकी अधूरी पुकार को खोल सकेगी। लेकिन इससे पहले कि वो ताबीज खोलने का साहस जुटा पाता, कमरे की मिट्टी में अचानक एक हल्का सा खिसकाव हुआ, जैसे कोई धीमा कदम, बहुत धीमा, किसी पुरानी कहानी की आवाजें लेकर अंदर आया हो। सरलता ने डर से सुकर्मा का हाथ थाम लिया, और तभी दीवार की ठीक पीछे से एक साया हिला, अंधेरा, भारी, लंबा, इतनी धीमी चाल से कि लगा जैसे वो वर्षों से यही इंतजार कर रहा था कि कोई दरवाजा फिर खुले, कोई कदम फिर इस भूले हुए कमरे तक पहुंच जाए। सुकर्मा का दिल जोर से धड़का, लेकिन लड़की ने अपनी परछाई उस साये की ओर उठाई। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उनमें बहादुरी की एक पतली किरण भी थी, जैसे वह उस अंधकार को पहचानती हो, जैसे वो जानती हो कि ये वही है जिसने उसकी मां को उससे दूर किया, जिसने उसकी रोशनी को छीन लिया और उसे इस अधूरी दुनिया में बांध दिया। आईना उसके पास गर्म होने लगा, धीमे पर तेजी पकड़ते हुए, जैसे वो उस साये को पहचान गया हो। उसकी सतह पर धुंधली आकृतियां उभरने लगी। एक रात, तेज हवा, किसी के भागने की आवाजें, एक बच्ची के रोने की हल्की चीख, और एक भारी परछाई जो बार बार दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। पर वो दृश्य अचानक टूट गया, जैसे आईना भी उस याद को सह नहीं पाया हो। साया अब और पास आ गया। उसका स्वरूप साफ नहीं था, वो मानो किसी छाया से बनी हुई परछाई थी, पर उसकी उपस्थिति कमरे को एकदम ठंडा कर दे रही थी। सरलता के होंठ कांपे, लेकिन वो चुप रही। उसे लग रहा था कि अगर उसने कोई आवाज निकाली तो वो साया और बड़ा हो जाएगा।
लड़की ने अचानक जमीन पर पड़े उस सूखे फूल की ओर इशारा किया, वही फूल जो ताबीज के भीतर था, और हवा में उसकी परछाई टूटकर दो हिस्सों में बंट गई। फिर उसने दिए की ओर हाथ बढ़ाया। उसका हाथ दिए को छू नहीं पाता था, लेकिन उस स्पर्श की हवा दिए तक पहुंची और दिया हल्की सी कांप उठा, जैसे उसकी बुझी लौ अब धीरे धीरे याद कर रही हो कि वो क्यों जलाई गई थी। उस क्षण सुकर्मा ने महसूस किया कि ये अंधेरा, ये परछाई, ये कमरा सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं, और इस बंधन की सबसे बड़ी कुंजी दिया है। वह दिया जो लड़की की मां ने शायद किसी प्रार्थना की अंतिम सांस के साथ छोड़ दिया था। साया आगे बढ़ा, इतना कि उसके विशाल शरीर ने कमरे की दीवारों पर हिलती डुलती छायाओं का जाल बिछा दिया। लड़की पीछे हटी, और जैसे ही वो पीछे हटी, उसकी आंखों में वही भय लौटा, वो भय जिसे उसने वर्षों पहले इस कमरे में महसूस किया था, जब उसकी मां उसे यहां छुपाकर खुद बाहर उस परछाई का सामना करने गई थी। पर तभी ताबीज की सतह पर हल्की गर्माहट उठने लगी। सुकर्मा ने उसे कसकर पकड़ा, और ताबीज के भीतर का वो छोटा फूल हल्का हल्का चमकने लगा, जैसे किसी ने उसमें फिर से रोशनी फूंकी हो। लड़की ने पहली बार मुस्कुराहट जैसी एक डरी हुई लकीर दिखाई, जैसे उसे उम्मीद हुई कि अब शायद वो मुक्त हो सकेगी। साया अब गुस्से में कांपने लगा, उसका आकार अनिश्चित होने लगा। दीवारों पर पड़ती उसकी छाया टूटने लगी, पर वो अभी भी आगे बढ़ रहा था। यही संकेत था कि वो रोशनी को नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि लड़की पूरी हो, कि उसके मां के छोड़े हुए वादे का असर बचा रहे। ये समझते ही सुकर्मा ने दिए को दोनों हाथों में उठाया। उसकी लौ बुझी थी, लेकिन ताबीज की गर्माहट से उसमें एक हल्की चमक उठ रही थी। लड़की ने उसका हाथ थामा, पहली बार, और उसके स्पर्श में वो भार था जो सिर्फ आत्मा का ही हो सकता है। उसने फुसफुसाकर कहा, बहुत हल्के, सिर्फ सुकर्मा सुन सके इतना, दिए को मेरे फूल से मिलाओ, रोशनी लौट आएगी। और सुकर्मा ने ताबीज को दिए के ऊपर रखा। उसी क्षण हवा तेज हो गई, कमरे की पुरानी मिट्टी उड़ने लगी, दीवारों की दरारें कंपन करने लगी, और साया चमक से पीछे हटने लगा, जैसे उसे रोशनी जलने के डर से पीछे धकेला जा रहा हो। दिए की बुझी हुई बाती अचानक हल्की सफेद चमक से भरने लगी, धीरे धीरे, जैसे किसी ने अपनी आत्मा की आखिरी बची हुई रोशनी उसमें भर दी हो। लड़की की आंखें चमकी, उसकी परछाई स्थिर हो गई, और वो कमरे के मध्य में खड़ी होकर एक आखिरी बार उस साये को देखती रही, जैसे कह रही हो कि वो इस बार हार नहीं मानेगी। रोशनी बढ़ती गई, साया टूटने लगा, दिया जल उठा, धीमी, शांत, दूधिया रोशनी से, और उस रोशनी में लड़की पहली बार पूरी तरह साफ दिखाई दी। उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसका कंपन। उसने सुकर्मा की ओर देखा, गहरी कृतज्ञता के साथ, और फिर कमरे के बाहर के अंधेरे की ओर मुड़ी, जैसे वो कह रही हो कि कहानी अब इस कमरे से बाहर निकलकर उस साये के स्रोत तक पहुंचेगी। और ये साफ था, यात्रा अब शुरू हो चुकी थी। चबूतरे वाले उस छोटे कमरे की दूधिया रोशनी धीरे धीरे स्थिर हो रही थी, और उसी उजाले की पतली लहरों में लड़की की परछाई अब पहले से शांत दिख रही थी, मानो दिए की लौ ने उसके भीतर की किसी पुरानी चीख को मामूली सा सहलाकर थाम लिया हो। लेकिन उसी शांति के बीच कमरे के बाहर की ओर एक अजीब सी हलचल उठी, इतनी धीमी कि हवा ने भी उसे सुना, और इतनी भारी कि मिट्टी की परतें भी हल्के से कांप गई। वो साया, जिसने अभी अभी दिए की रोशनी से पीछे हटकर अंधेरे की तरफ शरण ली थी, अब कमरे की दहलीज के बाहर किसी अज्ञात गहराई में घूम रहा था, जैसे कोई अधूरा सत्य रोशनी से डरकर अपने ही अंधकार में पनाह लेने की कोशिश करता हो। लड़की ने चुपचाप अपने सिर को झुकाया, उसके चेहरे पर दर्द की एक छोटी सी लहर दौड़ी, और उसके होंठ बिना आवाज के हिले। ये अभी खत्म नहीं हुआ, वो बाहर है, और वही मेरी मां। उसका वाक्य अधूरा रह गया। सुकर्मा के सीने में एक गहरी हूक उठी, जैसे वो समझ रहा हो
कि ये परछाई सिर्फ अतीत की एक घटना नहीं, बल्कि किसी जीवित पीड़ा का हिस्सा है जो अभी भी गांव में घूम रही है, किसी छिपे हुए दरवाजे की तरह, किसी ऐसे भेद की तरह जिसे किसी ने जानबूझकर मिट्टी में दबा दिया हो। दिया अब धीमी धीमी सांस लेकर जल रहा था। उसकी लौ छोटी थी, पर उसमें एक अनोखी दृढ़ता थी, जैसे वो किसी की आस्था से जल रहा हो। ताबीज सुकर्मा की उंगलियों के बीच गर्म था, इतना गर्म कि उसे लग रहा था कि उसमें कोई पुरानी धड़कन, कोई दिल की थकी हुई परत जीवित है। कमरे से बाहर जाते हुए उसने महसूस किया कि हवा का स्वर बदल गया था। पहले डर, फिर बेचैनी, अब एक अजीब सी गूंज। उस गूंज में उसे कदमों का बहुत हल्का शोर सुनाई दिया, किसी छोटे बच्चों जैसे कदमों का, पर उनमें थकान थी, जैसे वे वर्षों से चले जा रहे हों और कभी मंजिल तक पहुंच न पाए हों। लड़की धीरे धीरे कमरे से बाहर आई, सिर झुकाकर, दिए की रोशनी को अपने आगे रखते हुए, जैसे वही एकमात्र पुल हो जो उसे अंधेरे से अलग किए हुए था। सरलता चुपचाप उसके पीछे चली और उसने हर कदम के साथ महसूस किया कि लड़की की उपस्थिति हवा में एक नर्म सी ठंडक छोड़ रही है, ऐसी ठंडक जिसमें आंसुओं की नमी भी थी और उम्मीद की हल्की महक भी। जैसे ही वे बाहर निकले, रात पूरी तरह बदल चुकी थी। आकाश में बादलों की परतें नीचे झुकाई थी और हवा भारी होकर पेड़ों की शाखाओं में अटकी हुई थी। दूर दूर तक केवल एक लंबा संकरा रास्ता दिख रहा था, वो रास्ता जो गांव के उस पुराने हिस्से से होकर जाता था जहां कभी कोई नहीं जाता। लड़की ने आंचल जैसी अपनी परछाई उस दिशा में उठाई, हवा के बीच एक हल्की रेखा बनी और फुसफुसाई, वो उधर है जहां मेरी मां ने अंतिम बार मुझे देखा। सुकर्मा का दिल भारी हो गया। वो समझ रहा था कि ये केवल सच खोजने की बात नहीं, बल्कि किसी अधूरी विदाई को पूरा करने की यात्रा है। उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया, धीमे धीमे, और जैसे ही पहला कदम उस अंधेरे रास्ते पर पड़ा, दिए की लौ अनायास तेज हुई, जैसे उसे रास्ता याद हो, जैसे उसने वही रात देखी हो जब मां और बेटी इस दिशा में आए थे। रास्ते पर हवा अलग थी, मिट्टी की गंध में पुराने पत्तों की महक और किसी डर का अवशेष मिला हुआ था, जो नाक तक नहीं बल्कि सीने तक उतरता था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, आईना सुकर्मा के सीने के पास हल्के हल्के कांपने लगा। उसकी सतह पर न धुंध दिख रही थी, न कोई दृश्य, बस एक पतली सी दरार चमक रही थी, जैसे वो किसी उठते हुए सच का बोझ नहीं सह पा रहा। लड़की कुछ दूर चलकर रुकी, उसने जमीन पर झुककर किसी अदृश्य चीज को छुआ और जमीन का वो हिस्सा जहां उसके हाथ की हवा उतरी थी हल्का हल्का चमकने लगा, जैसे कोई पुराना कदम निशान अचानक जीवित हो उठा हो। निशान छोटे थे, किसी बच्ची के, कई दिशाओं में बिखरे हुए, जैसे वो रात में बहुत तेजी में भागी हो या किसी ने उसे खींचा हो। सुकर्मा ने अपने भीतर एक ठंडी टीस महसूस की। उसने लड़की की आंखों में देखा और उसकी आंखें कह रही थी, मैं भागी नहीं थी, मुझे खींचा गया था। और इससे पहले कि वो कोई और शब्द बोल पाती, हवा अचानक भारी हुई और सामने की झाड़ियों के पीछे एक लंबा साया हिला, धीमे पर स्पष्ट। इस बार साया कमरे जैसा धुंधला नहीं था, ये साफ था, ऊंचा था, और उसके भीतर कोई अजीब सी हलचल थी, जैसे वो किसी खोज में हो, किसी अधूरी पुकार को ढूंढ रहा हो जिसे उसने कभी पूरा नहीं किया। दिया हल्का कांपा, ताबीज धधक उठा और लड़की की परछाई उस साये के सामने एकदम स्थिर हो गई, जैसे वो जानती हो कि ये वही है, वही जिसने कभी उसके बचपन को छीन लिया था। हवा में एक खामोशी फैल गई, जिसकी गूंज ने पूरी पगडंडी को सोख लिया, और उसी खामोशी में लड़की के होंठ कांपे, उसकी आंखों में दुख और साहस दोनों मिले हुए थे, और उसने कहा, यही यही मेरा डर है, यही वो रात है। और कहानी अब एक ऐसी दहलीज पर खड़ी थी जहां आगे सिर्फ सच था, बहुत पुराना, बहुत गहरा और बहुत काला। उस साये की ऊंची
कांपती हुई आकृति पगडंडी के किनारे खड़ी थी, जैसे किसी भूले हुए पाप की परछाई वर्षों बाद फिर से अपने मूल रूप में लौट आई हो। हवा इतनी भारी हो गई कि पेड़ों की सूखी पत्तियां भी हिलने से डरने लगी, और उस खामोशी में लड़की की सांसें सुकर्मा की हथेली में रखे दिए की लौ के साथ एक अजीब सी लय में कांप रही थी, जैसे दोनों एक ही भय की भाषा समझ रहे हों। साया धीरे धीरे आगे बढ़ा, और उसके बढ़ते हर कदम के साथ जमीन की धड़कन बदलती महसूस होने लगी। पहले धीमी, फिर भारी, फिर किसी गहरे दुख की तरह गूंजती हुई। वो इतना करीब आ गया कि उसकी छाया लड़की के पैरों तक पहुंची, और उसी क्षण लड़की पीछे हटने की बजाय आगे बढ़ी। उसकी आंखों में दुख था, पर उनमें दृढ़ता की हल्की सी लौ भी जग चुकी थी। उसने सुकर्मा की ओर देखा, जैसे कह रही हो, मैं अब भागूंगी नहीं। आईना उसकी काया के पास अचानक इतनी गर्म हो उठा कि सुकर्मा को उसे कसकर पकड़ना पड़ा। उसकी सतह पर जोरदार कंपन उठी, पर इस बार कोई दृश्य नहीं उभरा, केवल एक गहरी दरार जैसी काली रेखा, जो भीतर कहीं फंसी हुई किसी चुप्पी की तरह कांप रही थी। ऐसा लग रहा था कि आईना उस साए को पहचान रहा है। उसके भीतर किसी पुराने अपराध की प्रतिच्छाया छिपी हुई थी। दिया धीरे धीरे ऊंची लौ लेने लगा। लौ न तेज थी, न उग्र, बस शांत, दूधिया, पर दृढ़, मानो किसी मां की धीमी पर मजबूती से बोली गई प्रार्थना। लड़की ने ताबीज को अपनी ओर खींचा। उसका हाथ ताबीज को छू नहीं पा रहा था, लेकिन उसके स्पर्श की हवा ताबीज पर पड़ी, और ताबीज इतना गर्म हुआ कि लगा उसमें किसी की हृदय धड़कन चल रही हो। साया अचानक रुका, जैसे उसे पहचान का एक झटका लगा हो, जैसे किसी अदृश्य दीवार ने उसकी चाल को रोक दिया हो। वो पीछे नहीं हटा, पर उसका आकार बदलने लगा, कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी धुंधला, कभी साफ, जैसे वो अपनी वास्तविक पहचान छुपाने की कोशिश कर रहा हो। लड़की ने धीरे से कहा, इसने मुझे मेरे घर से खींचा था, उस रात मुझे मां से दूर किया था, ये मेरी मां को भी। पर वाक्य उसके गले में अटक गया। हवा का तापमान अचानक गिरा, इतना कि सरलता के उंगलियों के पोर ठंड से नीले पड़ने लगे। झाड़ियों के पीछे से एक टहनी टूटी, और उस टूटने की आवाज इतनी तेज महसूस हुई कि जैसे किसी पुरानी याद में जमी बर्फ अचानक टूटकर गिर गई हो। साया और आगे बढ़ा। अब वो इतना करीब था कि उसकी सांसें हवा में एक काली धड़कन की तरह महसूस हो रही थी, जैसे वो रोशनी को पूरी तरह निगल लेना चाहता हो। दिया कांप गया, लौ झपकी, लेकिन बुझे बिना फिर स्थिर हो गई। उसी क्षण लड़की ने अपनी परछाई उठाई, और पहली बार उसकी आंखों से रोशनी की एक पतली किरण निकली, बहुत हल्की पर तीखी। वो किरण साए की ओर गई, और जैसे ही साए पर पड़ी, उसका आकार कुछ देर को स्थिर हो गया, इतना कि उसकी परछाई में मानवीय आकृति की हल्की झलक दिखी, जैसे वह किसी वास्तविक इंसान की विकृत स्मृति हो। सुकर्मा ने यह देखा, और उसके भीतर किसी डर की गांठ खुली। इस साए का शरीर कभी किसी इंसान का रहा था, कोई जिसने अपराध किया, कोई जिसने इस बच्ची को छीन लिया, और किसी तरह अपना स्वरूप खोकर केवल एक अधूरी याद बन गया। लड़की की आंखें नम हो गई, उसकी परछाई कांपी, और उसने कहा, मैं जानती हूं ये कौन है। हवा रुक गई, झाड़ियां स्थिर हो गई, रात की सांसें थम गई, और वो नाम जो लड़की के होठों पर चढ़ा, वो बाहर नहीं आया, पर उसकी खामोशी में छिपा हुआ दर्द पूरे रास्ते में गूंज गया। दिया अचानक और तेज हुआ, जैसे वो नाम कोई कुंजी हो। साया गुस्से में कांपने लगा। उसके भीतर से अजीब सी घुटी हुई आवाजें उठीं, कभी किसी मर्द की गहरी, कभी किसी जानवर की कराह, कभी किसी तूफान की गूंज जैसी। उसका आकार खुद को फैलाने लगा, जैसे वो अपनी खो चुकी शक्ति वापस पाना चाहता हो। ताबीज अब इतना गर्म हो चुका था कि सुकर्मा की हथेलियां लाल पड़ गई, पर उसने उसे छोड़ा नहीं। लड़की ने ताबीज की ओर देखा,
उसकी आंखों में आशंका और आशा दोनों थी, और उसने कहा, इस ताबीज में मेरी मां की आखिरी सांस है। वो मुझे इससे बचाना चाहती थी। उस पल हवा में एक ऐसी शांति फैल गई जो डर से भी भारी थी, जैसे किसी गहरे सत्य ने खुद को तैयार कर लिया हो बाहर आने के लिए। साया अचानक चीखता हुआ पीछे हटा। उसकी चीख हवा में सुनाई नहीं दी, लेकिन धरती ने उसे महसूस किया। पेड़ों ने उसे हल्का हल्का कांपकर दोहराया। उसकी आकृति टूटकर धुंधली होने लगी, जैसे वो रोशनी की संगति बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हो। लड़की ने अपनी परछाई उठाई और सीधे साए की तरफ बढ़ाई। इस बार वो छुपी नहीं, न डरी, न पीछे हटी। वो वही बच्ची नहीं थी जो उस रात खींच ली गई थी। वो अब अपनी कहानी लौटाना चाहती थी। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ी, दिए की लौ और ऊंची हुई, लंबी, गहरी, जैसे किसी ने उसके भीतर से अंधेरा एक एक कर निकालकर हवा में फेंक दिया हो। साया पूरी तरह कांप रहा था। हर लहर में डर, हर परत में अपराध, हर कंपन में एक ऐसा सच जो अब छुप नहीं सकता था। और लड़की ने धीरे से कहा, अब मैं नहीं डरती। और इसी के साथ उस रात की कहानी की अगली परत खुलने लगी। अंधेरे के भीतर छिपे एक नाम, एक चेहरे और एक अधूरे गुनाह की। साया अब उस पगडंडी पर अजीब सी थरथराहट के साथ पीछे हट रहा था, जैसे उसके भीतर छुपा कोई पुराना सच दिए की रोशनी के सामने खुद को बचाने की आखिरी कोशिश कर रहा हो, मगर हर कोशिश में उसका आकार और ढहता जा रहा था। लड़की उसके पीछे एक शांत दृढ़ता के साथ खड़ी थी, न डरी हुई, न कांपती हुई, बस उतनी ही स्थिर जितनी उसकी मां की वो अधूरी प्रार्थना, जो ताबीज में कैद होकर वर्षों से अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा कर रही थी। ताबीज सुकर्मा की हथेलियों में अब भी थरथरा रहा था। उसकी गर्माहट किसी दिल की धड़कन जैसी थी, और उसके भीतर के छोटे फूल में हल्की हल्की उजली सांसें उठ रही थी, जैसे किसी की आत्मा अपने ही अपूर्ण वादे को याद कर रही हो। हवा अचानक बहुत स्थिर हो गई, इतनी स्थिर कि रात की गूंजती नमी भी अपनी हलचल रोककर सुनने लगी कि आगे क्या होने वाला है। लड़की ने धीरे से एक कदम उठाया, बहुत हल्का, पर उसकी परछाई की हरकत से जमीन पर रखी पुरानी घास कांप गई। उसने साए की ओर देखा। उस नजर में एक ऐसा दर्द था जो किसी खोई हुई मां की चीख जैसा था, और उसी के साथ एक ऐसा साहस भी जो उन चीखों को अब और नहीं दोहराना चाहता। साए की आकृति धीरे धीरे मानवीय आकार लेने लगी। उसका सिर झुका हुआ, उसकी देह लड़खड़ाती हुई, जैसे वो खुद अपने अपराध के बोझ से टूट रहा हो। सरलता ने एक हल्की सांस रोकी। उसे एहसास हुआ कि ये कोई साधारण परछाई नहीं, ये किसी इंसान के अपराध का अवशेष है, कोई जो जीवित नहीं पर बचा हुआ था। और अब लड़की की रोशनी ने उसकी असलियत को पकड़ लिया है। आईना अचानक कांप उठा। उसकी सतह पर हल्की हल्की परतें बनने लगी, और उन परतों में एक नया दृश्य उभरा। वही रात, वही बारिश, वही घना अंधेरा, और एक आदमी, वो लड़की की मां के सामने खड़ा, भारी सांसें लेते हुए, हाथ में वही अध जला दिया, और चेहरे पर एक ऐसा दर्द जिससे लगता था कि उसका अपराध कोई छोटा आवेश नहीं, बल्कि किसी पुरानी जलन, किसी विकृत सच्चाई की उपज था। उसका चेहरा साफ नहीं दिखा, पर उसकी आंखों में कुछ टूट चूर दिखाई दिया, जैसे किसी ने उसके भीतर की रोशनी बहुत पहले बुझा दी हो। आईने के इस दृश्य को देखकर लड़की की परछाई कांपी। उसकी आंखें नम हो गई, पर उन्होंने अपनी रोशनी वापस नहीं खोई। उसने दिए की लौ को अपने करीब खींचा, और लौ उसके चेहरे को छूते ही और जीवित हो उठी, जैसे ये लौ किसी मां की आखिरी उम्मीद को पहचान गई हो। लड़की ने फुसफुसाकर कहा, ये इंसान वो नहीं था जो अंधेरा चाहता था, ये उस पर थोपा गया था। और ये सुनकर सुकर्मा के दिल में एक अजीब सी टीस उठी, क्योंकि आईने की सतह पर दिखाई देने वाली आंखें अपराध के बावजूद किसी गहरी मजबूरी जैसी लग रही थी, जैसे उसने वो काम अपनी इच्छा से नहीं किया,
जैसे किसी और परछाई ने उसे इस रास्ते पर धकेल दिया हो, किसी और अंधेरे ने, जो अभी देखा नहीं। अचानक लड़की की नजर उस साये पर जमी। वो साया अब कांपते हुए थोड़ा स्थिर हुआ और उसकी आकृति कुछ क्षणों के लिए मानवीय रूप में स्पष्ट हुई। किसी गांव का आदमी, गहरा चेहरा, टूटी हुई आंखें और एक ऐसा भारी पश्चाताप जो किसी भी इंसान को भीतर से खोखला कर दे। लड़की ने उसे देखते हुए कहा, तुमने मुझे खींचा था, पर तुम मेरे असली भय नहीं हो। हवा में हल्की गूंज उठी, इतनी हल्की कि सिर्फ महसूस हो सकती थी। साया जैसे लड़की की बात के भार से सिकुड़ गया। उसका आकार छोटा होने लगा, उसकी परतें टूटकर बिखरने लगी, जैसे वो खुद को इस अपराध का असली अपराधी स्वीकार करने लगा हो, पर साथ ही जैसे वो ये भी कह रहा हो कि इस कहानी का असली अंधेरा कहीं और है। आईना एक बार फिर तेज चमका, और इस बार इतनी गहराई से कि सुकर्मा की सांस रुक गई। उसकी सतह पर एक नया दृश्य उभरा, एक छिपी हुई जगह, किसी पहाड़ी की जड़, एक टूटा सा दरवाजा, और उस दरवाजे के पीछे कोई और परछाई खड़ी, बड़ी, भारी, जैसे किसी और शक्ति का रूप, जैसे किसी ऐसे अंधकार का केंद्र जो साये से भी पुराना और लड़की के नुकसान से भी गहरा था। लड़की की आंखें अचानक चौड़ी हो गई, जैसे उसने वो परछाई पहचान ली हो, जैसे उसकी मां इसे जानती थी। और उसी क्षण वो रोशनी जो उसके भीतर वर्षों से दबकर बैठी थी, अचानक दिए की लौ में उतर आई और लौ एक पल में दुगनी हो गई। उसने सुकर्मा का हाथ पकड़ा कंपन के साथ और कहा, असली अंधेरा वो रहा। मेरी मां वही गई थी और वही उसकी आखिरी सांस। रात अचानक और गहरी हो गई। हवा ने खुद को थाम लिया और पगडंडी के उस मोड़ पर कहानी अब किसी ऐसे सच के दरवाजे पर पहुंच चुकी थी जिसे खोलने का साहस गांव में शायद किसी और के पास नहीं था। रात की उस गाढ़ी परत के नीचे, जहां हवा भी अपनी हर हलचल को थाम कर खड़ी थी, सुकर्मा, सरलता और लड़की उस पहाड़ी की जड़ की ओर बढ़ने लगे, जहां आईने ने वो दूसरी भारी परछाई दिखाई थी। वो परछाई जो इस पूरी कहानी के पीछे छुपे अंधकार की असली जड़ थी। पगडंडी अब और संकरी हो गई थी और उसके दोनों ओर उगे सूखे झाड़ियों के कांटे चलते हुए उनके कपड़ों से टकराकर धीमी खरोंच की आवाज पैदा कर रहे थे, जैसे कोई पुरानी स्मृति अपनी नींद से जागकर उन्हें पहचानने की कोशिश कर रही हो। दिए की लौ पहले से ऊंची हो चुकी थी, लेकिन उसकी ऊंचाई में कोई उग्रता नहीं थी। वो स्ट्रेंजली शांत और स्थिर थी, जैसे किसी मां के अंतिम शब्दों का भार लेकर चल रही हो। ताबीज अब पूरी तरह गर्म था, इतना कि उसके भीतर का छोटा सा फूल हल्की हल्की धड़कन जैसी रोशनी छोड़ रहा था, और हर धड़कन के साथ ऐसा लगता था कि कोई खोया हुआ पल फिर से अपना चेहरा बाहर ला रहा है। लड़की आगे चल रही थी, उसकी परछाई जमीन पर पड़ते हुए कभी बिखरती, कभी जुड़ती, जैसे उसकी आत्मा दो दुनियाओं के बीच लगातार गुजर रही हो। उसकी आंखों में अब भय कम और एक असाधारण दृढ़ता ज्यादा थी, जैसे वो जानती हो कि जो सामने आने वाला है वो केवल उसका अतीत नहीं, उसके मां की आखिरी सांस का अपूर्ण सत्य है। पहाड़ी के पास पहुंचते ही हवा का तापमान अचानक गिरा, इतना कि दिए की गर्मी उनके हाथों तक नहीं पहुंच रही थी। वहां एक अजीब सी ठंड थी, कोई साधारण ठंड नहीं, बल्कि ऐसी ठंड जिसमें किसी के रोने की छिपी हुई परत थी। ऐसी ठंड जो उन जगहों में बसती है जहां किसी आत्मा की अधूरी पुकार वर्षों से दबकर बैठी हो। पहाड़ी की जड़ में वो पुराना टूटा दरवाजा दिखा, वही जो आईने ने दिखाया था, और उसे देखते ही लड़की का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी सांसें भारी हुई, उसकी परछाई सिमट गई, जैसे इस दरवाजे के भीतर कुछ ऐसा छुपा था जिसे उसकी आत्मा आज भी नाम लेने से डरती है। दरवाजा आधा धंसा हुआ था, उसकी लकड़ी पर गहरे खरोंच के निशान थे, इतने गहरे कि लगता था किसी ने उन्हें नाखूनों से नहीं, बल्कि किसी बेचैन मजबूरी से उकेरा हो, जैसे बाहर निकलने की आखिरी कोशिश।
दरवाजे के ठीक ऊपर मिट्टी में वही फूल उकेरा हुआ था, वही जिसके हर रूप से सुकर्मा अब जुड़ चुका था। खिलौने वाला, दीवार वाला, ताबीज वाला, पर इस बार फूल के बीच एक हल्की सी काली परत थी, जैसे किसी ने रोशनी के केंद्र को खरोंच कर निकाल दिया हो। लड़की ने उसे देखा और उसकी आंखें भर आई। उसने बेहद धीरे फुसफुसाया, यहां, यही मां ने मुझे आखिरी बार पुकारा था। हवा उसकी बात सुनकर कांप गई। आईना उसके हाथों के पास कांपा। उसकी सतह पर फिर वही परछाई उभरी, पर इस बार साफ, ऊंची, भारी। एक अंधकार जो इंसान जैसा था पर इंसान नहीं। एक ऐसा साया जिसकी छाया के भीतर कोई और साया था, जैसे वो एक शरीर नहीं बल्कि कई टूटे हुए पलों का बोझ ढो रहा हो। आईने ने इस परछाई को पहचानते ही एक तेज कंपन छोड़ा, इतना तेज कि सुकर्मा का हाथ कांप गया और सरलता ने घबराकर उसे स्थिर किया। लड़की के होंठ हिले। ये वही है जिसने मां की रोशनी छीनी थी, जिसने मुझे यहां खींचा था, जिसने उस आदमी को भी। वो चुप हो गई, जैसे उसके शब्द हवा में किसी पुरानी चीख को जगा देंगे। अचानक दरवाजे के पीछे से एक बहुत धीमा, बहुत गहरा कंपन उठा, जैसे कोई पुरानी सांस जागी हो। और उस सांस में एक ऐसा दुख था कि दिए की लौ खुद थोड़ी झुक गई, जैसे उसने उस दर्द को महसूस किया हो। लड़की ने सुकर्मा का हाथ पकड़ा। उसकी पकड़ ठंडी थी, पर उसकी आंखें रोशनी से भरी थी। और उसने कहा, अगर ये दरवाजा खोल दिया तो सच सामने आएगा, पर उसके साथ वो अंधेरा भी, जिसे मां रोकती रही। हवा भारी हुई, मिट्टी नीचे खिसकी, और ठीक उसी क्षण ताबीज की रोशनी तेज हुई, इतनी कि उसके छोटे फूल के भीतर किसी की अंतिम प्रार्थना चमक उठी। दिया कांपा, लौ हल्की हुई, फिर सीधी, स्थिर और गंभीर हो गई। और तभी दरवाजे के पीछे से एक धीमी, टूटी हुई, बहुत पुरानी स्त्री आवाज आई, इतनी मंद कि हवा को भी उसे सुनने के लिए रुका रहना पड़ा। सुकर्मा, रोशनी धीरे खोलना। यह आवाज सुनकर लड़की फूट पड़ी। उसकी परछाई कुछ क्षणों के लिए टूटकर बुझती लौ जैसी डोलने लगी, क्योंकि वो आवाज उसकी मां की थी। और कहानी अब उस सबसे गहरे मोड़ पर आ चुकी थी, जहां न सिर्फ अंधेरा इंतजार कर रहा था, बल्कि एक मां का आखिरी सच भी, जो पूरे गांव की नींव हिला सकता था। उस आवाज की प्रतिध्वनि हवा में इतनी नर्म, इतनी टूटती हुई फैल गई कि पहाड़ी की जड़ पर खड़े सूखे पेड़ भी जैसे एक क्षण के लिए झुक गए, मानो किसी मां की पुकार समय के पार जाकर हर जीवित और निर्जीव चीज को अपने भीतर समेट लेती हो। लड़की उस आवाज को सुनकर जैसे ठहर गई। उसकी परछाई कांपी, पर उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति भी उभरी जो कोई बच्चा तभी महसूस करता है जब वो वर्षों बाद अपनी मां की छुअन को महसूस करे, चाहे वो छुअन हवा में ही क्यों न हो। मां, उसके होठों से ये शब्द बिना आवाज के निकला, पर उसके कंपन ने पूरी मिट्टी को हिला दिया। सुकर्मा ने दिए की लौ को और कसकर पकड़ लिया। लौ अब उससे बात कर रही थी, जैसे उसमें उस मां की सांसें तैर रही हों, जैसे वो कह रही हो कि आगे बढ़ो। पर धीरे। दरवाजा अभी भी बंद था। उसकी लकड़ी पर खरोंचें अब और गहरी दिखाई दे रही थी, जैसे किसी ने तोड़ने की कोशिश करते करते अपनी आखिरी हिम्मत भी छोड़ दी हो। ताबीज की रोशनी फटी हुई दरारों पर पड़ते ही चुपचाप फैलने लगी, धीमे, जैसे वह दरवाजा ताबीज की रोशनी को पहचान रहा हो। हवा अचानक ठंडी हुई, फिर गर्म, फिर दोनों का मिला जुला अजीब सा तापमान कमरे जैसे उस दरवाजे के पीछे से बाहर आया, मानो किसी स्मृति की सांसें बहकर बाहर आ रही हों। लड़की ने दीवार को छूने की कोशिश की, लेकिन उसका स्पर्श लकड़ी तक नहीं पहुंचा। उसकी उंगलियों की हवा जैसे दरवाजे के भीतर घुस गई, और उसी क्षण दरवाजे की दरारों में से हल्की सी उजली धूल बाहर निकली। धूल नहीं, वो किसी जली हुई प्रार्थना का अवशेष थी, किसी मां की आखिरी कोशिश का सूखा हुआ कण। सुकर्मा ने धीरे धीरे ताबीज को दरवाजे के पास लाया
और ताबीज की रोशनी दरारों में उतरते ही एक बहुत धीमी फिर लगातार होती हुई कंपन हवा में उठी, जो पूरे रास्ते में फैलती चली गई। लड़की की आंखों में आंसू थे। उसकी आवाज किसी बच्चे जैसे कांपी, मां, मैं यहां हूं। और उसी पल दरवाजे की लकड़ी के भीतर से किसी ने बहुत धीरे, बहुत कमजोर ताकत से उसे धकेला, जैसे किसी ने अंदर से उठकर आखिरी बार हाथ बढ़ाया हो। दरवाजा चरमराया, इतना धीमे कि लगता था जैसे वो खुलना नहीं चाहता, पर उसे खोलना जरूरी था। उसकी आत्मा इसमें बंधी थी। और आखिरकार वह दरवाजा थोड़ा सा खुला, बस एक उंगली जितना। अंधेरा भीतर से बाहर झुका, काला नहीं, बल्कि किसी पुराने दुख की गाढ़ी परत जैसा। दिया हिल गया, उसकी लौ लड़खड़ाई, फिर स्थिर हो गई। ताबीज की रोशनी उस छोटे से खुले हिस्से में घुसते ही अंदर का अंधेरा ऐसे पीछे हटने लगा जैसे कोई दर्द अपनी पकड़ ढीली कर रहा हो। लड़की आगे बढ़ी, और जैसे ही उसकी परछाई उस दरार के सामने आई, दरवाजे के अंदर की फर्श पर कोई हल्की, उजली, धड़कती हुई आकृति उभरी। एक लेटी हुई देह, पर देह नहीं, उसकी स्मृति, उस स्त्री की जिसकी सांसें दिए में कैद थी। आकृति बहुत कमजोर थी, जैसे धूल की बनी कोई मां अपने बच्चे की प्रतीक्षा में वर्षों से जाग रहे हो। उसने अपने हाथ हवा में उठाया, बहुत धीमा, बहुत कांपता हुआ। लड़की की परछाई उसके करीब गई, जैसे एक बच्ची फिर से अपनी मां की गोद ढूंढ रही हो। उसी क्षण हवा भारी हो गई, मिट्टी तक कांपने लगी। और वो दूसरी परछाई, वो असली अंधेरा, वो धीरे धीरे दरवाजे की गहराई से आकार लेने लगा। पहले सिर्फ सिर, फिर कंधे, फिर एक भयावह देह जिसकी परतें किसी विकृत स्मृति की तरह बदलती जा रही थी। वो साया पहले वाले साये से कहीं बड़ा था, जैसे पहला साया सिर्फ उसका टुकड़ा था, उसका नौकर, उसका अधूरा प्रतिरूप। लड़की की मां की आकृति डरकर पीछे हट गई। उसकी उजली सांसें थरथराने लगी। लड़की ने ताबीज की रोशनी उस अंधेरे की तरफ उठाई, पर इस बार अंधेरा पीछे नहीं हटा, बल्कि गरजकर अपनी परतों को फैलाने लगा, जैसे वो कह रहा हो, ये बच्ची मेरी है, उसकी रोशनी मैंने ली थी, उसकी मां को मैंने रोका था। उसकी आवाज सुनाई नहीं दी, पर हवा ने उसे महसूस किया। एक कड़वा, जला हुआ, ठंडा एहसास। लड़की कांपी, पर पीछे नहीं हटी। उसने दिए की लौ को ताबीज के पास लाया। दोनों रोशनियां मिलते ही जोर से कांपी, जैसे किसी पुरानी शक्ति ने अपने भीतर नए जन्म की हलचल महसूस की। परछाई गरजी, हवा टूट गई, पेड़ झुक गए, दरवाजे का पल्ला हिला, और तब लड़की की मां की आकृति उठकर सीधे लड़की के सामने खड़ी हो गई, जैसे वो वर्षों बाद अपनी आखिरी ताकत से अपने बच्चे को ढालने आई हो। उसकी आंखें बहुत शांत थी, बहुत थकी हुई, पर उनमें ऐसी करुणा थी कि अंधेरा भी एक क्षण के लिए कांप गया। उसने लड़की की ओर हाथ बढ़ाया, हवा में, और जैसे ही लड़की ने अपना हाथ उसकी छाया के भीतर रखा, दिया एक पल में बहुत तेज जल उठा। रोशनी और अंधेरा अब एक दूसरे से टकराने वाले थे, और कहानी अपने अंतिम रहस्य के सबसे करीब पहुंच चुकी थी। दिया एक अचानक तेज रोशनी से भर गया, ऐसी रोशनी जो न सूरज की थी, न आग की, बल्कि किसी मां की अंतिम छाती से निकली हुई वो गर्माहट थी जो अपने बच्चे को अंधेरे से बचाने के लिए हर जन्म में, हर रूप में लौट आती है। उसी रोशनी के बीच लड़की की मां की आकृति धीरे धीरे स्थिर हुई, और सुकर्मा ने पहली बार देखा कि उसके चेहरे पर न कोई भय था, न कोई पश्चाताप, सिर्फ एक शांत, तय कर चुकी समर्पण की चमक थी, जैसे वो वर्षों से इसी पल का इंतजार कर रही हो, जब वो अपनी आखिरी सांस को अपनी बेटी की रोशनी में वापस डाल सके। दूसरी तरफ वो भारी, असली अंधेरा अब अपनी पूरी ऊंचाई में उभर आया था। उसका आकार किसी इंसानी रूप जैसा था, लेकिन उसके भीतर की परतें जैसे किसी टूटे हुए विश्वास, किसी घुटे हुए अपराध
और किसी पराये सत्य से बनी थी। वो अंधेरा दिए की रोशनी पर हमला करने लगा, पहले धीरे, फिर उग्र, जैसे वो हर हाल में इस बच्ची की रोशनी को फिर से निगलना चाहता हो, उसे उसी अनदेखी खाई में वापस धकेलना चाहता हो जहां से वो कभी चीखती हुई खींची गई थी। लड़की की मां ने अपनी पारदर्शी हथेली लड़की की परछाई पर रखी और उस स्पर्श से लड़की की आंखों में एक हल्की पीली चमक दौड़ गई, जैसे मां का आशीर्वाद उसके भीतर किसी पुरानी शक्ति को जगाने लगा हो। अचानक ताबीज इतनी तेज गर्मी छोड़ने लगा कि उसकी सतह चमकती कंचन जैसी हो गई। उस फूल के भीतर की छोटी रोशनी अब अपनी पूरी सांस लेकर खिल उठी। वो फूल जो अब तक यादों में कैद था, धीरे धीरे जीवित हो रहा था, जैसे किसी ने जमीन से खींचकर उसे फिर से खिलने की अनुमति दी हो। सुकर्मा ने ताबीज को हृदय के पास रखा और उसके अंदर एक अजीब सी झंझनाहट उठी, जैसे किसी दूसरे समय की आवाजें उसके सीने को छू रही हों। दिया, ताबीज और लड़की, तीनों की रोशनियों ने मिलकर एक गोलाकार आभा बनाई, हल्की पर सच्ची, और उसी आभा में लड़की की मां की परछाई और मजबूत हुई। अंधेरा अब बेचैन था। उसने एक गहरी लहर की तरह आगे बढ़कर आभा को फाड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने लड़की को छूने की कोशिश की, मां की परछाई दीवार की तरह उसके सामने खड़ी हो गई। हवा में एक अजीब सा कंपन हुआ, जैसे किसी ने अपने वर्षों पुराने पाप को स्वीकार करने से इनकार कर दिया हो। अंधेरा गरजा, उसकी आवाज दूर किसी खोखले पहाड़ की तरह गूंजी, पर लड़की पीछे नहीं हटी। उसने दिए की लौ को अपने चेहरे के करीब लाया और उसके भीतर की रोशनी किसी बच्चे की मासूमियत की तरह और साफ हो गई। तभी अचानक लड़की की मां ने अपनी पूरी ताकत, अपनी आखिरी सांस को दिए की लौ में उतार दिया। लौ एक पल में 3 गुना ऊंची हुई, धीमी, शांत, पर इतनी गहरी कि अंधेरे की परतें उसकी रोशनी के सामने खुद को संभाल नहीं पा रही थी। साया पीछे हटा, उसका भारी शरीर अब छितराने लगा, जैसे वो किसी पुरानी सजा की धूल बनकर टूट रहा हो। उसने आखिरी बार लड़की की ओर देखा। उस नजर में एक कालापन, एक हार और एक खत्म होती हुई याद का दर्द था। एंड फिर वो हवा में बिखर गया, जैसे किसी ने उसे हमेशा के लिए मिटा दिया हो। जैसे ही वो अंधेरा मिट्टी में समा गया, दिया शांत लौ में लौट आया और लड़की की मां की परछाई हल्की होने लगी। उसने अपनी बेटी के चेहरे को आखिरी बार देखा, दिल की गहराई से आने वाली वो नजर, और उसके होंठों पर एक शांत, संपूर्ण, मिट्टी सी नम मुस्कान उभरी। उसने कहा, बहुत धीरे, अब तू पूरी है, अब मैं जा सकती हूं। लड़की ने अपनी छोटी कांपती परछाई उनसे लिपटा दी और एक पल के लिए हवा में एक ऐसी गर्मी फैली कि पहाड़ी की धरती तक पिघलती महसूस हुई। मां की आकृति हल्की होती गई, धीरे धीरे, जैसे वो प्रकाश बनकर ऊपर उठ रही हो, न किसी दुख में, न किसी इंतजार में, बल्कि उस शांति में जिसे पाने के लिए उसने अपना सब कुछ दे दिया था। और जब वो पूरी तरह गायब हो गई, लड़की की परछाई पहली बार स्थिर और चमकदार दिख रही थी। उसकी आंखों में एक पूरा हुआ वादा और एक नया जन्म चमक रहा था। दिया अब शांत था, पर उसकी लौ बुझी नहीं। वो अब लड़की की आंखों में पहुंच चुकी थी। ताबीज हल्का होकर मिट्टी पर गिरा। अब वो सिर्फ एक पुरानी वस्तु था, उसका काम पूरा हो चुका था। लड़की ने धीरे धीरे अपने कदम पीछे लिए। उसकी परछाई हवा में घुलती चली गई और अंत में एक हल्की चमक के साथ वो पूरी तरह विलीन हो गई, जैसे उसने अपने अधूरे बचपन को पूरा कर लिया हो और अब मुक्त हो चुकी हो। सुकर्मा खड़ा रहा, दिया हाथ में, और धीरे धीरे महसूस किया कि हवा फिर से गर्म हुई है। मिट्टी ने अपना डर छोड़ दिया है और पहाड़ी की जड़ पर खड़ा वो टूटा दरवाजा अब किसी पुराने खत की तरह शांत पड़ा है। सरलता ने उसकी बाह पकड़कर कहा, भैया। वो चली गई, पूरी होकर, और उसी क्षण दिए की लौ एक नर्म सी मुस्कान की तरह डोलकर स्थिर हो गई, जैसे किसी पुरानी भूल को आखिरकार माफ कर दिया गया हो।
अगर इस पूरी कहानी ने आपके दिल की किसी पुरानी परत को हल्का सा छुआ हो, तो बस उसे अपने अंदर ही रहने दें, क्योंकि कुछ कहानियां समझने के लिए नहीं होती, महसूस करने के लिए होती है। शुक्रिया धीरे धीरे मेरे साथ इस रोशनी तक चलने के लिए।